हेलो एवरीवन, आप सभी का कोर्सेरा यूपीएससी में स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज सेट नंबर 27 है। ये 27 नंबर सेट है। इसमें कुल 15 एमसीक्यू हैं, जिसका कट ऑफ होगा 10। पीडीएफ के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम पे जाके कोर्सेरा यूपीएससी, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसके द्वारा जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं आप। आज का कट ऑफ है 10। आप अच्छा लगे ये सीरीज़ तो आप कोर्सेरा यूपीएससी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार की वास्तविक देनदारियों, ये लाइबिलिटी की बात कर रहा है, में शामिल है। कथन 1 कह रहा है सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उधार लिया हुआ। 2 कह रहा है बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए लिया गया रीकैप बॉन्ड की बात कर रहा है यहाँ पे। तीसरा कथन कह रहा है विभिन्न मंत्रालयों के पूंजीगत व्यय। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सरकार की लाइबिलिटी को बढ़ाता है, देनदारी को बढ़ाता है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, और जिन लोगों ने इसमें 3 को कट किया है उन्होंने बिल्कुल सही कट किया है। पूंजीगत जो व्यय होता है ये लाइबिलिटी नहीं बढ़ाता है। तो जैसे आप 3 कट करेंगे आपको सही आंसर मिल जाएगा ए। जिन लोगों ने ए लगाया था उनका बिल्कुल सही है। अब थोड़ा यहाँ समझ लीजिए। देखिए अगर आप बैंक से ऋण लेते हैं तो आपको आपकी लाइबिलिटी क्या होती है, ऋण को वापस चुकाने की। समझ रहे हैं ना आप। अगर आप अपने पैसे को किसी इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। वो लाइबिलिटी नहीं, एसेट बनेगा वो आपका। इसलिए 3 कट गया था यहाँ पे। बाकी यहाँ पे रिकैप बॉन्ड की बात कीजिए तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने बाहर से क्रेडिट ले लिया था। क्रेडिट लेकर के एक बॉन्ड जारी कर दिया था, मतलब बॉन्ड जारी किया है तो यूँ पैसा लिया उनको, एक समझ लीजिए एक बॉन्ड दिया है, और उस बॉन्ड की एक मैच्योरिटी डेट होगी ना, मैच्योरिटी डेट। जिस डेट को मैच्योर हो जाएगा उस डेट के बाद तो उसको पैसा वापस करना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो लाइबिलिटी बन जाता है। तो वहाँ हमने देखा कि जो कथन दिया हुआ था कि बैंकों के पुनर्पूंजीकरण, तो वो लाइबिलिटी है, ऋण है, न कि वो इनकी पूंजी नहीं है। वो अगर पूंजीगत जो निवेश हो रहा है, इन्वेस्ट कर रही है वो गवर्नमेंट, वो क्या चीज़ है, इनका परिसंपत्ति का निर्माण कर रहा है, देनदारी नहीं। देनदारी में कमी करेगा, लाइबिलिटी में थोड़ी सी कमी करेगा। मतलब मान लीजिए कि अगर इनकी 100 रुपये की लाइबिलिटी है तो ये इन्वेस्ट कर दिए 20 रुपये, 20 रुपये इनसे इससे मिल गया इनको, तो 80 रुपये ही रह गया ना लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में कमी करता है, अगर पूंजीगत व्यय किया जाता तो ये लाइबिलिटी में कमी करता है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है इसका सचिवालय भारत में स्थित है। दूसरा कथन कह रहा है सार्क संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक के रूप में अस्थायी राजनयिक संबंध रखता है। तीसरा कथन कह रहा है सभी स्तरों पर निर्णय सर्वसम्मत के आधार पर लिए जाते हैं तथा द्विपक्षीय एवं विवादास्पद मुद्दों इससे बाहर रखे गए हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ए को कट किया है बिल्कुल सही कट किया है। इसका बैठक हुआ था काठमांडू में, तब इसका गठन किया गया था, और इसका सचिवालय है, सॉरी ढाका में बैठक हुआ था तो इसका गठन किया गया था, और काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है। तो जैसे ही एक कट करेंगे आप तो आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर तीसरा कथन इसमें देखें तो तीसरा कथन जो कह रहा है कि सर्वसम्मत के आधार पर निर्णय लिया जाता है, और द्विपक्षीय विवाद, मतलब यूँ समझ लो पाकिस्तान और इंडिया का जो विवाद है, ये आपसी विवाद को, मुद्दे को इसमें नहीं रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें जिन लोगों ने डी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। इसका गठन कब हुआ था, ढाका में बैठक हुई थी तो उस समय हुआ था। ढाका में बैठक कब हुई थी, तो 1985 में हुई थी ढाका में बैठक, तब इसका गठन हुआ था। तो उम्मीद आपको समझ में आया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू है। इसके कितने मेंबर हैं ये ज़्यादा जरूरी है जानना। तो इसके मेंबर हैं अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है। देखिए यहाँ पाकिस्तान आ गया, फिर श्रीलंका भी है। तो पाकिस्तान और इंडिया का आपसी विवाद होता रहता है। अगर ये प्रोविज़न नहीं किया गया होता, द्विपक्षीय विवादी मुद्दों को इससे बाहर रखेंगे तो ये दोनों आपस में ही लड़ते रहते हैं, इसीलिए इस प्रोविज़न को इसमें जोड़ा गया था। तो और चीज़ें यहाँ में देखें तो यूएन में इनको पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है अस्थायी राजनयिक संबंध के रूप में। कुछ और चीज़ें देखें तो 2006 में इन लोगों ने क्या किया था, मुक्त व्यापार क्षेत्र का शुभारंभ किया था। सही है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे समझ सकते हैं इस चीज़ को। चाइना को हमेशा छांट लीजिएगा। जैसे फ्री ट्रेड की बात हो गई, भारत पीछे हट जाता अगर चाइना होता इसमें तो, लेकिन चाइना नहीं है तो इसलिए भारत को कोई आपत्ति नहीं थी। ये सारे देश लगभग एक ही बराबर हैं, तो चाइना डंपिंग नहीं कर सकता, इसलिए आप इसको कर लेंगे। अगर फिर से कभी पूछ ले कि चीन भी इसका भाग है तो नहीं, चीन इसका भाग नहीं है। अब फ्री ट्रेड को अगर आपको याद रहेगा तो आप चीन को आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है सभी एनबीएफसी आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है।
दूसरा कथन कह रहा है व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक पदनाम बैंकों के रूप लिए लागू हो रहे हैं और एनबीएफसी के लिए नहीं। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया उनका बिल्कुल सही है। एनबीएफसी आरबीआई द्वारा रेगुलेट नहीं होते हैं। दूसरा चीज़ देखें तो ये एनबीएफसी पे भी लागू होता है। कुछ टर्म एंड कंडीशन है उनको फॉलो अगर करते हैं तो इनको लागू किया जा सकता है। पहले यहाँ समझिए कि एनबीएफसी मतलब आरबीआई किनको किनको रेगुलेट नहीं करती है। तो देखिए अगर वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी है, या फिर स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक ब्रोकिंग है, या फिर सब ब्रोकिंग है, कैपिटल वेंचर्स हैं, CVC हैं, कैपिटल वेंचर फंड है वाली कंपनियां हैं, तो वो निधि हैं कंपनियां, बीमा कंपनियां हैं, चिट फंड वाली हैं, इनके कारोबार में संलग्न कंपनी एनबीएफसी है तो भी इन्हें कुछ छूट दी गई है। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत धारा 45(1)(i)(a) के तहत कुछ शर्तें इन पर लागू की गई हैं कि इनको छूट मिल गया है, तो इनको रेगुलेट नहीं करती है आरबीआई। ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए एनबीएफसी जिनकी संपत्ति अगर उनके बैलेंस शीट के अनुसार 500 करोड़ या उससे अधिक है तो उसको क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक घोषित कर सकते हैं, एनबीएफसी भी घोषित कर सकते हैं। अब ये आपको ये समझिए कि यहाँ पे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो ये चीज़ ऐसा होता है कि टू बिग टू फॉल, मतलब जितने बड़े हैं इनके गिरने से देश की अर्थव्यवस्था पर उतना ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो उनको बोलते हैं टू बिग टू फॉल। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगर इनकी जीडीपी का इनका जो है टोटल संपत्ति, टोटल इनकी एसेट जो है, अगर ये जीडीपी के 2% के बराबर पहुंच जाती है तो भी इनको मान लिया जाता है कि ये देश के लिए महत्वपूर्ण बैंक है या एनबीएफसी महत्वपूर्ण है। भारत में कितने टू बी मतलब ये सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक हैं, तो देखिए अभी इस समय भारत में 3 हैं। वो कौन कौन से हैं, 2 तो प्राइवेट हैं और एक सरकारी है। एसबीआई गवर्नमेंटेड है और एचडीएफसी आईसीआईसीआई ये दोनों प्राइवेट हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है और एसबीआई भी इंपॉर्टेंट है, 3 याद रखिएगा। अगर पूछ ले गवर्नमेंट सेक्टर के कितने बैंक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की सूची में है तो केवल 1 है। अगर पूछ ले कि टोटल कितने हैं तो 3 हैं। प्राइवेट सेक्टर के 2 हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हाल ही खबरों में चर्चा में रहा अब्राहम एकॉर्ड किनके मध्य एक संयुक्त समझौता है। पहला कथन विकल्प दिया है इजराइल, दूसरा दिया है यूएई संयुक्त राज्य अरब अमीरात, तीसरा दिया है ईरान। बताइए कौन सा सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर लगाया होगा। जिन लोगों ने इसको 3 को कट किया था उनका बिल्कुल सही है, ए इसका सही आंसर है, क्योंकि ईरान का इससे कोई संबंध नहीं है, बाकी खाड़ी देशों का संबंध इससे है। इनके आपसी संतुलन को संबंध को सुधारने के लिए अब्राहम एकॉर्ड लाया गया था। इसमें यूएई और बहरीन के मध्य समझौता हुआ था और इजराइल ने से ये माना कहा गया था कि वो किसी तरह का भौतिक मतलब इनको सपोर्ट नहीं देगा ताकि झगड़ा न करें, आपस में लड़ाई न करें। पीस फॉर पीस मतलब एक दूसरे का इसके लिए शांति करने के लिए एक दूसरे की सहायता करेंगे। देखिए बहरीन जो है एक आइसलैंड कंट्री है, अब ये याद रखिएगा, इसकी सीमा किसी से भी टच नहीं करती बहरीन की। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। और देखिए दूसरा चीज़, इस मामले में अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए आपको अब्राहम एकॉर्ड का संबंध इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे को भी हल किया है तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दा सम्मिलित नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है माइक्रो प्लास्टिक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है माइक्रो प्लास्टिक एक माइक्रोमीटर से कम आकार के सिंथेटिक या अर्ध सिंथेटिक ठोस जल में अघुलनशील प्लास्टिक कण होते हैं। दूसरा कथन कह रहा है इसके आकार के कारण अधिकांश माइक्रो प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल हैं। तीसरा कथन कह रहा है माइक्रो प्लास्टिक को वायु प्रदूषक भी माना जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने लगाया है सी उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो दिया 1 माइक्रोन से कम आकार के होते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। 1 माइक्रोन मीटर से ये अधिक आकार के होते हैं। अर्ध सिंथेटिक होता है ठोस जल में, अघुलनशील प्लास्टिक होता है तो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे दूसरे कथन में देखें तो यहाँ पे दिया बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, इन्वायरमेंट आसानी से इनका क्षरण नहीं होता, तो इसलिए 2 भी गलत हो जाता है, 1 भी गलत हो जाता है, 3 केवल सही है। ये इनको वायु प्रदूषक भी माना जाता है, ये वायु में भी प्रदूषण करते हैं, तो केवल इसमें 3 सही है। जिन लोगों ने अगर 3 को ही केवल ध्यान में रख के कट किया था तो उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वायु में भी प्रदूषण करते हैं, क्योंकि बहुत छोटे हो जाते रहते हैं ना, तो इन वायु में भी प्रदूषक के रूप में काम करते हैं। देखिए कैसे करते हैं वायु में प्रदूषक, पहले ये समझ लीजिए। तो ये प्लास्टिक टेक्सटाइल फाइबर होते हैं, उनसे उत्पन्न होते हैं वायु प्रदूषक। मतलब ये समझ लीजिए कि एक बड़ा सा चद्दर है,
जो कि प्लास्टिक फाइबर से बना हुआ है। जब भी इसको झाड़ेंगे आप तो हवा में उड़ेंगे इसके फाइन पार्टिकल ना, तो वो एक प्रदूषक के रूप में काम करते हैं। तो ऐसे आप समझ लीजिए। और दूसरा चीज़ यहाँ पे समझिए कि इनका आकार अगर 1 माइक्रोन से बड़ा होता है, मतलब 5 mm से के बराबर होता है लगभग। और ये क्या, इनकी क्या विशेषता है, ये अर्ध संश्लेषित होते हैं, ठोस होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, उच्च बहुलक होता है, प्लास्टिक के कण होते हैं। ये गैर बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये गलते सड़ते गलते नहीं है जल्दी से। ये समुद्र में भी पाए जाते हैं, मीठे जल में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। अगर 1 माइक्रोन से कम के जो हैं उनको क्या बोलेंगे, नैनो प्लास्टिक बोलेंगे, ना कि माइक्रो प्लास्टिक। जो 1 माइक्रोन से कम रहेंगे उनका आकार, उनको सूक्ष्म आकार के प्लास्टिक कणों को नैनो प्लास्टिक कण कहते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में चर्चित रहा स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? आपको बताना स्वामित्व योजना का संबंध किससे है। कथन 1 कह रहा है उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण संपत्ति का सर्वेक्षण करना। 2 कह रहा है कृषि बीमा योजना से। 3 कह रहा है, सी कह रहा है किसानों के परिवार को आय सहायता प्रदान करने से। डी कह रहा है लघु सीमांत कृषकों के लिए वृद्धा पेंशन योजना से। बताइए इनमें से किसका संबंध स्वामित्व का है? जिन लोगों ने लगाया है इसमें ए, उनका बिल्कुल सही है। उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग, मतलब ड्रोन का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों की जो संपत्ति है उनका मूल्यांकन किया जाएगा और जिनके नाम से उनको एक कार्ड प्रदान किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोदी जी ने घोषणा की 2020 से 21 के दौरान ड्रोन का उपयोग करके हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के लगभग 1 लाख गाँवों की संपत्ति का रिकॉर्ड का सर्वेक्षण किया जाएगा। 6 राज्यों के 763 गाँवों के लगभग 1 लाख संपत्ति के मालिकों को अपनी संपत्ति का कार्ड मिलेगा। इस कार्ड से क्या उनको बेनिफिट होगा, वो इस कार्ड के लेकर के ऋण प्राप्त कर सकते हैं और भी बहुत सारे लाभ हैं। देखिए और नई चीज़ें अगर देखिए तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जा सकता है, लेकिन इससे चांस कम ही रहता है, लेकिन स्टेट पीसीएस में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोविज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। स्वामित्व इसका फुल फॉर्म नाम है। ये जिन लोगों ने लगाया था उनका बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में समाचारों में रहा चर्चित मानसर झील स्थित है। मानसर झील कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। कथन 1 कह रहा है उत्तराखंड, बी कह रहा है हिमाचल प्रदेश, सी कह रहा है जम्मू कश्मीर, डी कह रहा है राजस्थान। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया, सी लगाया सॉरी जम्मू कश्मीर, उनका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं मानसर झील क्यों न्यूज में था। मानसर झील 2 कारणों से न्यूज में था। पहला, इसको बहुत पहले रामसर साइट कन्वेंशन के अंतर्गत इसको घोषित किया गया था। तो ये तो बहुत पुराना हो गया, इसके लिए कोई खास न्यूज में नहीं था। तो वैसे भी इसको रख सकते हैं क्योंकि अभी रामसर साइट अपडेट हुआ है तो 42 इसमें हो गए हैं, तो उस लिए भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में मानसर झील जो है उसको विकसित किया जा रहा था कि यहाँ पर्यटन विकसित हो गए। दूसरा चीज़, इसको 2005 में सुरिनसर मानसर सुरिनसर यहाँ पे देखिए मानसर दोनों एक ही जगह है, इसको रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत नामित किया गया था, इसको लिस्ट में डाल दिया गया था रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे देखना हो तो आप देख लीजिए कि ऊपर से इसके आसपास क्या क्या लोकेशन है वो चीज़ें। हरिका डैम यहाँ पे है जो कि इंदिरा गांधी नहर निकलता है यहीं से। अब वूलर झील यहीं पे है, होकेरा यहीं पे है और कुछ देखना है तो पेंगोंग डैम यहीं पे है, रेणुका यहीं पे है, रोपर यहीं पे है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार निम्नलिखित फसलों में से किन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। बताइए। पहला दिया है ज्वार, दूसरा दिया है कच्चा कपास, तीसरा दिया है काफ़ी, चौथा दिया है कोपरा, पांचवा दिया है सोयाबीन। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया उनका बिल्कुल सही है। ये कॉफ़ी, चाय, इन सब पे कोई भी MSP नहीं दिया जाता है क्योंकि अभी ये मांग चल रही थी कि इनको भी अब कंसाइडर किया जाए, नहीं तो इनके व्यवसाय जो हैं वो भी लुप्त हो जाएंगे क्योंकि मार्केट में कभी रेट बहुत हाई हो रहा है तो कभी बहुत रेट लो हो रहा है। लो होने के कारण जो किसान हैं उनको सस्ते में अपना उत्पाद बेचना पड़ रहा है। अब देख लीजिए MSP किन किन फसलों पर दी जाती है। पहले हम खरीफ फसल को देखते हैं तो खरीफ फसल में धान को दिए थे, ज्वार को दिए थे, बाजरा को दिए थे, मक्का, रागी, तूर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल और नाइजर सीड इनको दी जाती है। अगर रबी फसल में देखिए तो रबी में दी जाती है गेहूँ, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, सरसों, सूरजमुखी, तोरिया और अन्य फसलों में दिए तो कोपरा, पके या छीले के नारियल, कोकोनट, उसी को या फिर जूट को।
तो यहाँ याद रखिएगा जूट है, इसमें जूट को एमएसपी दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब संसद समवर्ती सूची के विषय पर, इसको हमने अभी ये आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी को पंजाब के किसानों ने रेड फोर्ट पे कुछ ज़्यादा हमला कर दिया था, तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा जरूरी हो गया था। इस क्वेश्चन में देखिए, जब संसद समवर्ती सूची के विषय पर के संबंध में कानून पारित करती है, यदि कुछ राज्य संसद के कानून से असंतुष्ट हों तो राज्य के पास क्या विकल्प होते हैं। ये किसान बिल के उपलक्ष्य में मतलब ध्यान रख के क्वेश्चन बना हुआ है। पहला कथन कह रहा है, राज्य समवर्ती सूची के तहत लागू किए गए केंद्रीय कानून में संशोधन करते हैं। इस शर्त के अधीन की संसदीय अधिनियमों के प्रावधानों को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करनी होगी, जिसके बिना लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा कथन दिया हुआ है, मतलब ये जो लोग बिल कानून पारित करेंगे, संविधान संशोधन विधेयक, इस मतलब कानून का जो संशोधन उसको पारित करेंगे, पहला कथन कह रहा है कि उसको राष्ट्रपति द्वारा पारित करवाना जरूरी होता है, नहीं पारित करवाएंगे तो लागू नहीं होगा। दूसरा कथन कह रहा है, असंतुष्ट राज्य सर्वोच्च न्यायालय में केंद्रीय कानूनों को अवैध मतलब उसकी वैधता के लिए चुनौती दे सकते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें जिन लोगों ने सी चयन किया है कि दोनों सही है, उनका बिल्कुल सही है। देखिए होता क्या है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी संघीय मतलब समवर्ती सूची पे कानून बना देती है, तो अगर कोई राज्य असंतुष्ट हो तो उसको दो प्रक्रिया है उसके पास कि वो दो तरह की कार्रवाई कर सकता है। पहला ये है कि उसके संशोधन विधेयक पारित करे, उसको राष्ट्रपति के पास भेजे। अगर राष्ट्रपति उसको पारित कर देता है तो ये उनके राज्य में लागू नहीं होगा, पहला प्रोविजन। दूसरा, वो राष्ट्रपति के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको अवैध घोषित कर देता है तो भी वो लागू नहीं होगा। ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो कृषि विधेयक को किसके आधार पर केंद्र सरकार ने पारित किया है, तो देखिए केंद्र सरकार ने क्या किया है, राज्य सूची के विषय में कृषि सम्मिलित है, न कि समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में नहीं है, राज्य सूची में है। तो सरकार ने कैसे, केंद्र सरकार ने कैसे इस पर कानून बना दिया। तो केंद्र सरकार क्या की, कृषि विधेयक को समवर्ती सूची में एक प्रोविजन दिया है, 33B के आधार पर लागू किया। और 33B में क्या कहा गया है, व्यापार और वाणिज्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन आपूर्ति वितरण से संबंधित है ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके तहत समवर्ती सूची के तहत कि ये किसान बिल को ला दी, जो कि किसान बिल का मूल संबंध किससे है, राज्य सूची के विषय से। लेकिन इसको समवर्ती सूची बता करके केंद्र सरकार ने इसको पारित कर दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय में इसको वैधानिकता को चुनौती दी गई है। अब वहाँ देखना पड़ेगा ये सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है इस पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी समाचारों में चर्चित सिंगापुर का टेमासेक मॉडल क्या है। तो आपको बताना है टेमासेक मॉडल किससे संबंधित है। पहला कह रहा है प्रतिबंधात्मक लॉकडाउन उपाय से, दूसरा कह रहा है विनिवेश कार्यक्रम से, तीसरा कह रहा है स्थानीय शासन से, और डी कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से। तो बताइए किससे संबंध है टेमासेक मॉडल। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए जिन लोगों ने बी लगाया, बी निवेश मॉडल से, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से, तो उनका बिल्कुल सही है। ये विनिवेश कार्यक्रम से संबंध है इसका टेमासेक मॉडल। टेमासेक मॉडल क्या कहता है, ये सिंगापुर का एक मॉडल है टेमासेक, और टेमासेक होल्डिंग कंपनी का एक उदाहरण है जिसमें कहा गया है कि CPSC मतलब सेंट्रल केंद्र सरकार के जो भी PSUs हैं उनमें अगर सरकार की हिस्सेदारी को सफलतापूर्वक अतिक्रमण के लिए अपनाया जाना चाहिए। मतलब जैसे कि PSUs हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, तो उनकी दक्षता अगर नहीं है, वो कम दक्षतापूर्ण लाभप्रद उनका कम है, उसको सुधारने के लिए जो सरकार के 51% से ऊपर शेयर है उस शेयर को कम कर देना चाहिए, ताकि सरकार का उसमें से प्रबंधन में हट जाए और वो कंपनी बढ़िया काम करें। इसका प्रोविज़न हमें देखें तो 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में भी दिया गया था। अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़े होंगे तो भी आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी समाचारों में चर्चित सिकल सेन्ना क्या है ये। ए कह रहा है एक दुर्लभ बीमारी है, बी कह रहा है हाल ही में खोजी गई एक नई स्नेक इल प्रजाति है, सी कह रहा है भोज्य खरपतवार है, डी कह रहा है गैर ऑक्सीजन शोषण वाला जानवर है। सिकल सेन्ना क्या है बताइए। जिन लोगों ने इसमें लगाया सी उनका बिल्कुल सही है। ये एक भोज्य खरपतवार है, एक ऐसा खरपतवार जिसको खाया जा सकता है। ये काफ़ी पौष्टिक भी होता है, तो कुछ राज्यों में खाया जाता है। सिकल सेन्ना भोज्य खरपतवार है जो वर्ष भर खाली प्लाट मतलब कोई जगह खाली है तो वहाँ भी उत्पन्न होता है, सड़कों के किनारे भी उत्पन्न होता है, बंजर भूमि में भी उत्पन्न होता है, और रिवर बैंक पे जो एक नदी है, नदी के ये साइड वाले रीजन में भी ये विकसित हो जाता है।
वृद्धि होता है। देखिए सिकल सेल ना महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा के कई समुदाय इसको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और एक काफ़ी पोषक जो पोषण होता है इसके लिए उत्कृष्ट स्रोत ये माना जाता है सिकल सेल ना। इसको कुछ स्थानीय नाम में भी जाना जाता है, जैसे कि चककुंडा, चकवाड़ा, चकोद, चक्रमर्दा, सांग, तगाराई और सोरू मेंडुलुआ नाम से जाना जाता है। अगर ये पूछ ले, इनका ऐसे नाम देकर के पूछ ले किसका संबंध किससे है, तो भी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इनका संबंध सिकल सेल से है, तब याद रखिएगा। अगर एक बार देख लिए तो कभी भूलेगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विविध जूट बैगों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है विविध जूट बैगों में 100% खाद्यान्नों के लिए अनिवार्य पैकेजिंग के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए हालिया निर्णय को वैधानिक समर्थन प्राप्त है। दूसरा कह रहा है कथन भारत में उत्तर पूर्व राज्यों में पहाड़ी भूभाग के कारण जूट उत्पादन नहीं उगाया जाता है। तीसरा कथन कह रहा है भारत में सरकार कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ कच्चे का मतलब होता है कि जैसे कि रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि जूट तैयार हुआ उसको कहते हैं। अभी उससे बना हुआ बैग वगैरह की बात नहीं कर रहा है, तो जूट उस पर MSP दिया जाता है या नहीं, ये बताना है आपको। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर लगाया। जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पे भी जूट का उत्पादन किया जाता है, भले ही वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है लेकिन कुछ क्षेत्रों में किया जाता है, तो इसलिए दूसरा गलत हो जाता है। 1 और 3 सही है। हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि MSP जूट पे भी दिया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। और देखिए खाद्य पदार्थों के लिए 100% जूट के बैग अनिवार्य कर दिए गए हैं, 20% चीनी के लिए अनिवार्य कर दिए गए हैं। तो ये कुछ फैक्ट है, इनको याद रखिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए 20% चीनी के लिए अनिवार्य कर दिए गए और 100% खाद्यान्नों के लिए अनिवार्य कर दिए गए। सरकार ने जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 के अंतर्गत ये सारे मानदंड निर्धारित किए हैं। जूट के मुख्य उत्पादक कौन कौन से राज्य हैं, तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा है, उड़ीसा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ देखिए नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से राज्य आ गए, असम आ गए, मेघालय आ गए, त्रिपुरा आ गए। ये तीनों तो उत्पादन करते हैं, तो कैसे कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है भारत और USA के बीच हस्ताक्षरित निम्नलिखित समझौतों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए इनमें से कौन सा कब हुआ था। कॉस्मिया दूसरा दिया है, कॉमकासा तीसरा दिया, लेमोआ और चौथा दिया बेका। तो बताइए इनमें से कौन किसका मतलब किस किस समय में ये सिग्नेचर हुए थे, इनको आपको अरेंज करना है। उम्मीद है आप लोगों ने अरेंज कर लिया होगा। जिन लोगों ने इसको अरेंज किया है सबसे पहले माना है सैन्य सूचना समझौतों की सामान्य सूचना, तो ये पहला सबसे पहले इसको हम रखेंगे। दूसरा देखें तो कॉमकासा नहीं था, पहले लेमोआ था, फिर उसका कॉमकासा था 16, 17, 18 और 20, 2020 में ये आया था बेका। तो बेका सबसे पहले होगा 4, फिर इसके बाद कौन सा होगा, इसको हम कर लेते तीसरा लेमोआ हो गया। लेमोआ तो 20 का सही है, जिन लोगों ने बी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे डेट के साथ देख सकते हैं 2002 में कौन सा आया था, तो 2002 में आया था जीसोमिया सबसे पहले आया था। जीसोमिया इसको पढ़ लेंगे, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। अब 2016 में कौन सा लेमोआ आया था, 2018 में आया था कॉमकासा और 2020 में कौन सा आया है, बेका आया है। बेका का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी समाचारों में चर्चित रहा स्पेस क्राफ्ट सिमेट्री अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है आपको बताना है। ये पहला दिया है हिंद महासागर, दूसरा दिया अटलांटिक महासागर, सी दिया है प्रशांत महासागर, डी दिया आर्कटिक महासागर। बताइए कहाँ है ये स्पेस क्राफ्ट, मतलब जो यहाँ से सैटेलाइट भेजे जाते हैं उनको, उनके लिए कब्रिस्तान है ये रीजन। जब वो मतलब डीएक्टिव हो जाते हैं, वो काम करना बंद करते हैं, तो उनको वहीं गिराया जाता है। उस रीजन की बात कर रहा है, वो कहाँ पे है। अब तो आपको सभी लोगों का आसानी समझ में आ गया, वो रीजन है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में स्पेस क्राफ्ट सिमेट्री रीजन है। देखिए यहाँ पे है स्पेस क्राफ्ट सिमेट्री। देखिए जब कोई अंतरिक्ष यान होता है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच जाता है, तो उसको नष्ट करने के लिए यहीं पे गिराया जाता है। उसको डी ऑर्बिट कहते हैं या नष्ट करना कहते हैं। मतलब ऑर्बिट होता है घूमना, अब डी ऑर्बिट मतलब उसको अपने ऑर्बिट से हटा के नीचे कर देना, गिरा देना। ये कहाँ पे, न्यूजीलैंड के पूर्व में स्थित है दक्षिण प्रशांत महासागर में। तो यहाँ इतने बड़े शब्दों में लिखा हो द साउथ पैसिफिक ओशियन, तो सभी लोग यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट के मुख्य चालक के रूप में माना जाता है।
पहला दिया है रोगाणुरोधी दुरुपयोगों या अति प्रयोग, मतलब जो होता है एंटी माइक्रोबियल जो मेडिसिन होता है उनको अति उपयोग से, पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि पशुओं के लिए स्वच्छ जल एवं स्वच्छता तक पहुंच का अभाव, अगर कोई पशु गंदे जगह पर रहता है तो उसकी वजह से। तीसरा दिया हुआ स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में निम्न स्तरीय संक्रमण और बीमारियों को रोकथाम की सुविधा। तो बताइए इनमें से कौन से कारण है जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट विकसित होते हैं, जो उसको बढ़ावा देते हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया, जिन लोगों ने डी लगाया उनका बिल्कुल सही है। ये सारे कारक हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो काफ़ी गंदगी में रहता है तो भी उसके अंदर माइक्रोबियल रेजिस्टेंट विकसित हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है पानी के द्वारा ये आ गए हों उनके शरीर में, या फिर वो रोगाणुरोधी बहुत मेडिसिन का यूज़ करता है, एंटीबैक्टीरियल माइक्रोबियल रेजिस्टेंट मेडिसिन का उपयोग करता है तो भी विकसित हो जाएंगे। या फिर मनुष्य और जानवरों के बीच ज़्यादा संपर्क होता है, मतलब दूध ज़्यादा यूज़ करता है, वो भी ऐसे जीव का जो काफ़ी पोल्यूशन में घूमती है, जैसे कि शहरों की गायों को देखे होंगे आप, तो वो खुले में घूमती रहती है तो उनकी वजह से होता है। या स्वच्छ जल या फिर सफाई स्वच्छता का अभाव हो तो भी हो जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि डायग्नोस्टिक खराब हो, या फिर टीका खराब तरीके से लगे, सस्ती दवाएं यूज़ करें, गुणवत्ता खराब हो, इन सब के कारण हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज की सीरीज देखने के लिए धन्यवाद। आप अपना कमेंट बॉक्स में सीरीज जितने स्कोर किए हैं उसको जरूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं।